गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने जो ज्योग्राफी का महत्व है उसके बारे में जाना था, भूगोल विषय के बारे में जाना था कि भूगोल विषय में क्या क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किस तरीके से उससे आगे आने वाले टाइम में आपको लाभ मिलेगा, किस तरीके से अब तक का जो ज्ञान आपने लिया था पिछली कक्षाओं में उस ज्ञान से आगे बढ़कर जो चीज़ आपने सीखनी है वो हमने कल बात की थी। आज उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार अगर हम बात करें, आपके पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। ये दो किताबें अभी आपके प्रेजेंट टाइम में चल रही है। 11वीं के कोर्स में भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल, ये दो पुस्तकें आपके चलेगी। आप प्रत्येक बच्चे अपने पास से बुक्स खरीद लें और बुक्स खरीद के जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप किताब के माध्यम से भी इसका सदुपयोग करें। आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में, किन किताबों में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है और आपके भारत के भूगोल का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर विस्तार पूर्वक एक एक किताब को उठा करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज हम बात करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, ये दो पुस्तकें आपके 11वीं के सिलेबस में। हाँ, आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, अभी 11वीं में सिलेबस चेंज हो चुका है। 11वीं की जो पुस्तक है वो नई पुस्तकें आई है, तो आप पुरानी पुस्तकों की तरफ ना ध्यान दे करके नई पुस्तक खरीदें, क्योंकि क्या क्या परिवर्तन है मैं आपको बता देता हूँ। पहले भौतिक भूगोल में पिछले साल 23 पाठ थे। पहली किताब के अंदर 23 पाठ थे। इन 23 पाठों को कम करके मात्र 16 कर दिया गया है। 23 पाठ को कम करके 16 कर दिया गया है। भारत के भूगोल के अंदर 13 पाठ थे, इन्हें कम करके 7 कर दिया गया है। तो 23 पाठ पहले थे, ठीक है, 16 पाठ अभी है। 13 पाठ पहले थे, 7 पाठ अभी है। पहला तो ये परिवर्तन आया है। दूसरा परिवर्तन, जो पाठ 16 फ्रीक्वेंसी में थे, अर्थात पहला जो था दूसरा जो था वो नहीं होकर के अब पाठों की क्रम संख्या भी चेंज हो चुकी है। दूसरा परिवर्तन ये है। तीसरा परिवर्तन जो इसमें है, पाठ को छोटे बड़े कर दिए गए हैं। जो पहले पाठ बड़े हुआ करते थे उनको छोटा कर दिया गया है, जो छोटे थे उनको थोड़ा बहुत विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है। तो घूम फिर के ये बात कहना चाह रहा हूं, आप जो भी बच्चे पुरानी पुस्तकें खरीद रहे हैं वो पुरानी पुस्तक ना खरीद के नई पुस्तकें खरीदें, क्योंकि बहुत से परिवर्तन इस किताब में देखने के लिए मिलेंगे। डायग्राम भी इसमें परिवर्तित हुए हैं, आपकी लैंग्वेज भी इसमें पुस्तकों में परिवर्तित हुई है। साथ के साथ पाठ का परिवर्तन तो मैंने आपको बता दिया है। ये जागरूकता आपको अपने आप रखनी है, पुरानी पुस्तकों के भरोसे ना रहें। अब बात करते हैं हम भौतिक भूगोल की। देखिए बेटा, भौतिक भूगोल क्या होता है पहले वो समझते हैं, बुक्स के बारे में समझते हैं, फिर धीरे धीरे विस्तार पूर्वक बात करना शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ मात्र समझेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपके समझ में आई गई कि किताबें दो है, दो भाग में अलग अलग बट के आई है। दो किताबें हैं, पहली आपकी भौतिक है और दूसरी भारत का भूगोल है। आज बात करेंगे हम भौतिक भूगोल के बारे में। क्या होता है भौतिक भूगोल? मैंने आपको कल बताया था भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा थी मानव भूगोल और दूसरी शाखा है भौतिक भूगोल। देखिए बेटा, मानव भूगोल आपको पढ़नी कक्षा 12वीं में, जो आपकी कक्षा 12th होगी उसमें आपको पढ़ना है मानव भूगोल, और उससे पहले पढ़ना है आपको 11वीं के अंदर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है उसको समझते हैं और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वातावरण में जो आपको समस्त चीजें दिखाई दे रही है, चाहे से वो प्राणी वर्ग हो, वो पादप वर्ग हो, निर्जीव सजीव चीज हो, वो सब चीज का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। इस पृथ्वी पर जड़ तत्व जो भी है उनका संपूर्ण अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। और भौतिक भूगोल बनाने के लिए भी विद्वानों का ही यूज किया गया। विद्वानों ने ही इसकी परिभाषाएं दी, विद्वानों द्वारा ही इसे समझाया गया। कैसे? मान लीजिए भौतिक भूगोल के अंदर एक छोटा सा आधार बताता हूं मैं आपको। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, तालाब, झरने, महासागर, महाद्वीप, इनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि कैसे पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप महासागर कैसे बने। कल हमने पढ़ा था अल्फ्रेड वेगनर।
अल्फ्रेड वेगनर आपके भौतिक भूगोल की शाखा है। कल हमने पढ़ा था अल्फ्रेड वेगनर भौतिक भूगोल की शाखा है। ये पृथ्वी कैसी है, ये दिन रात क्यों होते हैं, ये सूर्य चंद्रमा का क्या महत्व है, सूर्य क्यों इतना प्रकाशमय होता है और चंद्रमा इतना क्यों शीतल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कि रात में कभी कभी आप देखते होंगे रात में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मी के दिनों में रात को ठंड क्यों लगती है, और गर्मी में रात के 12-1 बजे बाद में ठंड क्यों पड़ने लग जाती है। इसके बहुत से आधार हैं, उसे कहा जाता है भौतिक भूगोल। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम इस भौतिक भूगोल में करेंगे। भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंदर एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा जो आपके पहले पार्ट से स्टार्ट होती है, भौतिक भूगोल या भूगोल एक विषय के रूप में। आपका टॉपिक आता है बेटा भूगोल, जो आपके पहला पार्ट भी है, भूगोल एक विषय के रूप में। क्या भूगोल एक विषय है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें ये पता करेंगे कि क्या ये कला है या विज्ञान है, इसके बारे में बात करेंगे। इसे सामाजिक विज्ञान में ही क्यों रखा गया, अर्थात एसएसटी का ही विषय क्यों कहा गया, इस बारे में बात करेंगे। इसकी क्या क्या शाखाएं हैं, किस किस का अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देखिए बेटा, भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल सर्वविद्यात है, जहां हमारी सोच परे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं मैं आपको। आज हम यहाँ पर पृथ्वी तल पर रहते हैं। पृथ्वी तल पर आप ऑक्सीजन प्राणवायु ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पादपों का सेवन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों को आप देखते हैं, पर धरातल पर ऐसी भी जीव हैं जो हमारी सोच से परे हैं। उदाहरण के लिए एक एस्किमो जनजाति है बेटा, वो जनजाति पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा प्रदेश बोले तो जहां बर्फ पड़ी होती है, उस बर्फीले स्थान पर वो जनजाति रहती है जहां 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या सर वो सोते नहीं है क्या 6 महीने तक, क्या सर वो 6 महीने तक जगते रहते हैं क्या? नहीं बेटा, उनका कार्यकाल इस तरीके से बांट दिया जाता है कि वह नित्य कार्य करके, जैसे आप दिन में सोते हो वैसे वो दिन के अंदर भी सोते हैं, जैसे आप रात में सोते हो वैसे वो रात में सोते हैं, पर उनका जीवन चक्र उस तरीके से बढ़ जाता है कि वो हमारी सोच से परे। आप ये सोचिए, जिस जगह 6 महीने दिन ही रहता हो और 6 महीने रात ही रहती हो, उस जगह ऐसा क्या होगा? ये हमारी सोच से परे। यही कहलाता है भौतिक भूगोल। ये क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। कि इतनी गहरी बात कि कोई जीव, कोई व्यक्ति जो मानव है, वो ऐसे स्थान पे रहता है कि उसको 6 महीने तक रात में और 6 महीने तक दिन में रहना पड़ता है। साथ ही इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं, जैसे आप और मैं हैं, भोजन करते हैं। कुछ जनजातियां पूर्णतः मांसाहारी है कि सिर्फ उनका जीवन चक्र कायम पे मांस पे डिपेंड है। एस्किमो एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ खाने से लेके पहनने, उनका जीवन चक्र, चाहे से वो खाना हो, पहनना हो, रहन सहन हो, किसी भी तरीके का काम हो, उनके मकान हो, कुछ भी हो, वो पूर्णतया जीवाश्म पे निर्भर है। अब आप सोचिए, कोई जनजाति खाने से लेके खाना, पहना, रहन सहन सब कुछ उसका जीवाश्मों पे उपलब्ध है, अर्थात शिकार पर उपलब्ध है, वो जनजाति कैसे सर्वाइव करती है? और उनका जहाँ वह रहते हैं वहाँ टेम्परेचर होता है -45, -1-2 में ही बर्फ गिरने लग जाती है। अब मानिए आप जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ तापमान कितना होगा? -45 डिग्री, जहाँ बिल्कुल सफ़ेद चद्दर बिछी हुई होती है, बर्फ ही बर्फ लगी रहती है। तो ऐसे ही विषय को विधित ज्ञान करने के लिए कि वहाँ ऐसा क्यों है, वहाँ बर्फ इतनी क्यों पड़ती है, राजस्थान में बर्फ क्यों नहीं पड़ती, पहला कारण। दूसरा कारण कि हाँ, राजस्थान के अंदर, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी जब हम वर्षा वाले टॉपिक की बात कर रहे थे कि एक भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा, एक जीके का क्वेश्चन था, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मैंने आपको बताया मौसिनराम चेरापूंजी। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर भारत के अंदर की जाती है तो वो मौसिनराम चेरापूंजी में होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो मैंने आपको बताया था जैसलमेर, जहाँ पे 17 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वो राजस्थान में पड़ता है। दोनों अलग अलग स्वभाव वाले जगह हैं, एक आपके पश्चिम में तो एक पूर्व में। अब दोनों दिशाओं में अलग अलग परिवर्तन होने के साथ साथ ही आप देखिए कितना परिवर्तन। उसी प्रकार जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भौतिक भूगोल ये संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कराती है, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कराती है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
देखिए क्या होता है भौतिक भूगोल। देखिए बेटा, इस डायग्राम से आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। समझिए, ये हो गया आपके पर्वत, ये पठार, ये आपके मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी और महासागर। कैसे? ये तत्व हमारे लिए यह भौतिक भूगोल के विशेष अध्ययन है। देखिए बेटा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि की बात करते हैं। पर्वत से पठार का जन्म होता है, पठार से मैदान का जन्म होता है, मैदान से घाटी का जन्म होता है, फिर महासागरों का जन्म होता है। किस तरीके से होता है समझेंगे। देखिए बेटा, ये पर्वत है, इन पर्वतों पर किसका विराजमान है? बर्फीले क्षेत्रों का। बर्फीले क्षेत्रों का विराजमान है, तो मान लीजिए यहां से कोई बर्फीले क्षेत्र है ये, और लगातार यहां से क्या, किसकी कृपा होती है? कल भी बताया था मैंने, सूर्य भगवान की कृपा होती है, अर्थात सन की कृपा होती है। जब ये सूर्य भगवान अपनी प्रकाशमय किरणों से, अर्थात सूर्य की किरणों से इस पर्वत पर गिरते हैं, तो पर्वत पर गिरने के बाद में ये यहाँ पे बर्फ पिघलती है और लगातार ऊपर से अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये शब्द आप बार बार पढ़ेंगे। अनाच्छादन, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं होती है। इन प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है? ये पर्वत अपने द्वारा, अपर्दन क्या होता है? टूटना, अपक्षय मतलब जुड़ना, और निक्षेपण मतलब जमाव। इनके द्वारा ये पठारी भाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब पठारों से नदियां निकलती है तो वो धीरे धीरे मैदानों का रूप धारण कर लेती है। कैसे? पर्वत हुए, पर्वत नदियों के बहाव से कटने से क्या बने? पठार। पठार कटने के बहाव से क्या बना? मैदान। और मैदाने जब कटना शुरू होते हैं तो वो कटने के बाद में एक समय बाद में नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं, और वहां बनती है घाटियां, जिसमें आपके वी आकार की घाटी पढ़ेंगे आप, यू आकार की घाटी पढ़ेंगे, और भी बहुत सी स्थल आकृतियां बनती है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये बाद में जाके गिरती है महासागरों में, और इस तरीके से महासागरों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण के द्वारा होती है। ये सभी प्रक्रिया एक साथ कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, कहीं पे तेज कर रही है तो कहीं पे कम कर रही है, पर ये क्रियाएं परिवर्तन करती रहती है, और इन्हीं का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल कह सकते हैं आप इसको, भौतिक भूगोल। तो ये सब कुछ ना कुछ कारणों से हो रहा है। इस वजह से भूगोल को भूगोल कला है या विज्ञान का प्रश्न बनता है बेटा, कि भूगोल को आप कला कह सकते हैं या विज्ञान। देखिए बेटा, कला या विज्ञान क्यों कहा जाता है इसको? विज्ञान मतलब साइंस, और कला आर्ट्स का सब्जेक्ट क्यों माना गया है या विज्ञान का विषय क्यों माना गया? क्योंकि किसी भी चीज का जब ही आधार निकलता है जब उसका अंतिम रूप दिखता है। कैसे? आपको पता है साइंस कहती है कि जब तक पानी का रगड़ किसी स्थान विशेष पे लगती है, बार बार किसी चीज को काटेंगे तो कटने के बाद में वो किसी न किसी रूप में परिवर्तित होगी।
तो आप देखिए पर्वत कटे पठार बने, पठार लगातार कट रहे हैं, कटने से क्या बने, मैदान बने, मैदान लगातार कट रहे हैं तो घाटी रूप में बने, और घाटियां जब कट रही है तो महासागरों के रूप में जन्म लेती है। इस तरीके से अलग अलग रूप में इनका परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ये क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अब भूगोल को एक विषय के रूप में बात करते हैं कि भूगोल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ज्योग्राफी शब्द है, जो ज्योग्राफी भूगोल है वो अंग्रेजी भाषा की ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया भूगोल जो शब्द है बेटा, भूगोल शब्द जो भूगोल शब्द है ये क्या है, भूगोल जो शब्द है इसको क्या किया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा में ये लिया गया है बेटा ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया शब्द से लिया गया है, ध्यान रखना। भूगोल जो शब्द है वो किससे लिया गया है, ज्योग्राफिया शब्द से लिया गया है। इस ज्योग्राफिया शब्द जिसका है पृथ्वी का वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन जिसमें किया जाता है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी यह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूरोपियन विद्वान इरोटोडोनिस, ध्यान रखना, ज्योग्राफिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो कहां के विद्वान थे, यूरोप के विद्वान थे, यूनानी विद्वान जिनका नाम था इरोटोडोनिस। अंडरलाइन मार लीजिएगा अपनी किताब में भी। इरोटोडोनिस, इनने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द को समझाया। तो क्या था समझेंगे, भौतिक भूगोल है जिसमें आपने पर्वत पठार मैदानों का वर्णन करना है, और भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इसे कला या विज्ञान के रूप में की गई है। इसमें भूगोल शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो ज्योग्राफिया से लिया गया है, जो यूनानी विद्वान इरोटोडोनिस द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, देखिए बेटा इसके अंदर अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से भूगोल को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, इनका क्या वर्णन है, किस तरीके से इसको अध्ययन किया गया है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मजा आएगा बेटा। इसको आप ये सोचें कि हाँ ये रटने का विषय नहीं है, इसके अंदर बस आप डायग्राम से देखते चलिए और डायग्राम के द्वारा इसको पढ़ते चलिए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। चलिए देखिए इधर आगे, भूगोल विषय प्राकृतिक आदिमकालीन वर्तमान का वर्णन करता है। कैसे, देखिए प्राचीन समय की जो स्थिति है उसमें भी वर्णन करता है कि हम प्राचीन काल में किस स्थिति में थे और वर्तमान काल स्थिति में। जैसे आप पहले एपिस थे, एपिस बोले तो आदिवासी, ठीक है, आदिवासी परिस्थितियों में थे और उस आदिवासी परिस्थितियों के बाद में निकल करके आप किस थे, वर्तमान में सभ्य प्राणी के अंदर गिनती आए और सभ्य प्राणी के तरीके से आप जीवन जीने लगे। इसमें आपके भूगोल की शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल भी आध्यात्मिकता व्यक्त करता है। इसमें भूगणित, किस किस टॉपिक का वर्णन किया जाता है देखते हैं भूगोल के विषय में। भूगणित, ये अब आपको समझाने वाली चीजें देखिए आप। नंबर दो आता है आपके भूभौतिक नंबर तीन पे आता है बेटा आपके खगोलीय भूगोल।
खगोलीय भूगोल। नंबर 4 पे आता है आपके, नंबर 4 पे आपके भू आकृति। नंबर 5 पे आता है आपके जलवायु विज्ञान। नंबर 6 पे आता है आपके समुद्री विज्ञान। नंबर 7 पे आएगा बेटा आपके हिमनद विज्ञान। हिमनद विज्ञान, ये सब क्या है? भौतिक भूगोल की शाखाएं। ये सब भौतिक भूगोल की शाखाएं जिनको आपको लेसन वाइज पढ़ना है। ये आगे के आपके लेसन भी है, ठीक है। आठवां देखिए आप, 8वां है आपके मृदा विज्ञान। नौवा है बेटा आपके जैव विज्ञान। 10वां है आपके चिकित्सा विज्ञान। ये आपके हैं भौतिक भूगोल की शाखा है। अब एक एक को अपन उठाते चलते हैं और इनके बारे में बात करते चलते हैं कि क्या है इनके बारे में किस तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन दे रखा है। इसके अलावा आपके बारे में बात करेंगे तो भौतिक भूगोल के अंदर देखेंगे बेटा भौतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा है जो तथ्यों तथा सिद्धांतों का सारभूत अध्ययन है। अब इनका भौतिक भूगोल वह शाखा है जिसमें तथ्य व प्रमाणों का सारभूत अध्ययन है। पर्वत क्यों बने, पठार क्यों बने, मैदान क्यों बने, उनके क्यों का सबका आंसर है। जितने भी क्यों बने हुए हैं उनका आंसर है। तो एक बार हम इसकी शाखाएं देखेंगे। ये किसकी शाखाएं? भौतिक भूगोल की शाखाएं बेटा। इसके अलावा भी बहुत सी शाखाएं हैं, पर अभी हम देखते हैं यह है भौतिक भूगोल की शाखाएं। तो भौतिक भूगोल की शाखाओं का वर्णन करने से पहले आपको मैं बता दूं, यह एक वह विषय है जिसका सारपूर्वक अध्ययन करना ही आपके भौतिक भूगोल कहलाता है। इनका सबसे ज़्यादा वर्णन अगर करना है तो भौतिक भूगोल के रूप में करा जाता है। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन है भौतिक भूगोल, जिसमें सिर्फ तथ्यों का ही नहीं बल्कि विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। हर चीज़ को डिस्क्राइब की जाती है, समझाई जाती है। देखिए बेटा, आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, किताबें उठा करके पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर के आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भौतिक भूगोल है, ये विषय के रूप में है। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, एक डायग्राम बना हुआ है आपकी किताब में गोल सा। उस डायग्राम के आधार पर आपको इनकी शाखाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। उन शाखाओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके की शाखाएँ हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम बता देता हूँ कैसा डायग्राम है इसका। वो डायग्राम आप अध्ययनरत कीजिएगा, जिससे आपको आधार मिलेगा कि किस तरीके के डायग्राम का हम यूज़ करके इनकी शाखाओं का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये आपके दे रखी है, ये देखिए किताब के अंदर आपके यहाँ दे रखी है, ये भूगोल की शाखाएं हैं, जिसमें आपके भौतिक भूगोल अलग दे रखा है और मानव भूगोल अलग दे रखा है। अब भौतिक भूगोल की शाखाएं देख लीजिए आप कौन कौन सी है। भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थात 13 शाखाएं दे रखी है, जिसमें मानचित्र और पर्यटन विज्ञान भी है। इसमें आपकी जो शाखाएं घट रही है मैं और बता देता हूँ कौन कौन सी है। इसमें आपके आ गई मानचित्र विज्ञान, 11वीं है आपकी मानचित्र विज्ञान, 12वीं आपकी पर्यटन विज्ञान, और 13वीं है आपकी बेटा
मानचित्रण कला, विज्ञान अलग है, कला अलग है, ध्यान रखना। मानचित्रण कला, कला आया समझ में? तो ये भूगोल की जो भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं उन्हें 13 भागों में बांटा गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें शाखाएं आपको याद करनी होगी, कौन कौन सी शाखाएं हैं। ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपके बन सकता है। ज़्यादा बड़े नंबर का पार्ट नहीं है ये मात्र 2 नंबर का पार्ट है। इनके अलावा अब हम आगे बात करेंगे उपशाखाओं की, पर इसको एक बार समझ लेते हैं दोबारा और समझ के देखते हैं। देखिए बेटा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये भूगोल की 2 शाखाएं। इनके पिता का नाम है भूगोल और भूगोल के 2 बेटे हैं जिनका नाम है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आप यहां से समझिए, इस तरीके से समझिए कि पिता कौन है? भूगोल, और भूगोल के 2 बेटे हैं जिनका नाम है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आपको 11वीं वाला है, 11वीं में पढ़ता है, और मानव भूगोल 12वीं में पढ़ता है। अर्थात मानव भूगोल को आपको 12वीं में पढ़ना है और भौतिक भूगोल को आपको 11वीं में पढ़ना है। भौतिक भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें भूगोल की जन्मपत्ति मानी जाए तो भूगोल जो शब्द है, स्टार्टिंग का जो लास्ट का शब्द है, जो पिता है, इस पिता का क्या था? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक भाषा में ज्योग्राफिया शब्द से बना हुआ है, जिसे एरोडोटोनिस नामक जो यूनानी विद्वान था उसने इसको सबसे पहले कहा जाता था। इसलिए उनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनके पिताजी कहलाते थे। भूगोल का पिता कहा जाता था एरोडोटोनिस को। उसके बाद में भौतिक भूगोल और इसके 2 बेटे हुए। हमारे जो अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं 11वीं में, उस 11वीं के सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी बुक्स का नाम है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल को 13 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 13 अलग अलग भाग है जो आपके बोर्ड में दे रखे हैं। उसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? भूगोल के 2 भाग बताइए, तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपको लिखना है ग्रीक भाषा के, मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया था, ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया, क्या? ज्योग्राफिया शब्द से हुई। इस शब्द को देने वाले पहले विद्वान यूनानी विद्वान एरोडोटोनिस है, जिन्हें भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। 2 शाखाएं 11वीं की अगर हम बात करें कोर्स की, तो भौतिक भूगोल आपकी शाखा अभी चल रही है, मानव भूगोल शाखा आपको 12th में पढ़नी है। भौतिक भूगोल है उसे 13 भागों में बांटा है। इस तक आज हम पढ़ेंगे। इसके आगे की जो शाखा है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे वाली क्लासों में देखेंगे। तो ये आपको नोट डाउन करना है, साथ के साथ कॉपी में भी आपको नोट करना है।